फाइन स्टूडेंट, क्लास नंबर 16 इंडियन पॉलिटी। तो आज क्लास में हम लोग इंग्रेडिएंट्स ऑफ प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन समझने जा रहे हैं। तो प्रीएम्बल को हम लोग दो पार्ट में समझेंगे, दो क्लास में समझेंगे, क्लास नंबर 16 एंड क्लास नंबर 17 में। तो फर्स्ट हम लोग प्रीएम्बल के बारे में समझते हैं, प्रीएम्बल कितना इंपॉर्टेंट है। हाँ, प्रीएम्बल डायरेक्टली जो इन्फ्लुएंस्ड है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास्ड बाय पंडित नेहरू। तो जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उन्होंने पास किया था उसका डायरेक्ट रिफ्लेक्शन प्रीएम्बल है। और इनफैक्ट प्रीएम्बल भले ही इन्फोर्सेबल ना हो, भले ही प्रीएम्बल जस्टिशिएबल ना हो। अच्छा, इन्फोर्सेबल और जस्टिसेबल का हम डिफरेंस बता चुके हैं पिछले क्लास में, दोनों में अंतर क्या है, समझ गए ना। उसके बावजूद भी ना ही जस्टिशिएबल है ना ही इन्फोर्सेबल है, उसके बावजूद भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सुप्रीम कोर्ट के लिए या फिर हाई कोर्ट के लिए या फिर इंडियन जुडिशरी सिस्टम के लिए, ताकि वो ठीक से कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सके, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को ठीक से इंटरप्रेट करें। कहीं पे भी एम्बिग्यूटी नज़र आया, संविधान के जो प्रोविजंस में कहीं पे भी एम्बिग्यूटी नज़र आया, कहीं पे भी यदि वेगनेस नज़र आया, यानी क्लियरिटी नहीं नज़र आया, तो उस सेंस में सुप्रीम कोर्ट हमेशा प्रीएम्बल को प्रेफर कर सकती है, रेफर कर सकती है। तो इस मायने में प्रीएम्बल बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहाँ तक सवाल है यूपीएससी का, ये सिविल सर्विस एग्जाम का जहाँ तक सवाल है, तो प्रीएम्बल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली प्रीलिम्स के लिए। तो प्रीलिम्स में तो यूपीएससी पूछता ही पूछता है, तुम जाकर शुरू से ट्रेंड उठा कर देख लो, पूछेगा ही पूछेगा, समझ गए ना। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। हाँ, जहाँ तक सवाल है चैप्टर का, ये चैप्टर नंबर 4 है। और जो भी नोट्स हम लोग लेके आ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, ये सब क्या है, लक्ष्मीकांत का नोट्स है। लक्ष्मीकांत इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बुक फॉर पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी। तो देखो, प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज चैप्टर नंबर 4। और अभी तक चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 हम लोग कर चुके हैं डिफरेंट लेक्चर्स में। तो यहाँ पे समझते हैं प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल क्या है तुम्हारा, मान लो एक डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट में कुछ भी लिखा गया हो, कुछ भी उसका प्रिंसिपल हो, कुछ भी उसका फिलॉसफी हो, कुछ भी उसका इंटेंशन हो, उसको रिफ्लेक्ट करता है प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल सबसे शुरुआत का पेज है, जो प्रीएम्बल पढ़ने के बाद हमें ये एहसास हो जाता है कि इस डॉक्यूमेंट में लिखा क्या गया है, क्या इसमें पिरोया गया है, क्या इसके अंदर फिलॉसफी है। तो देख सकते हो बच्चे लोग, स्क्रीन पे दिख रहा होगा सभी को कि प्रीएम्बल इज एन इंट्रोडक्टरी एंड एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट इन अ डॉक्यूमेंट दैट एक्सप्लेन्स द डॉक्यूमेंट पर्पस एंड अंडरलाइन फिलॉसफी। यानी कि प्रीएम्बल शुरुआत का स्टेटमेंट है, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है, जो कि डॉक्यूमेंट के लिए लिखा गया है, पूरा डॉक्यूमेंट किताब के लिए लिखा गया है, वो जो भी डॉक्यूमेंट, चाहे किताब हो चाहे कुछ भी चीज़ हो। और ये बताता है कि आखिर डॉक्यूमेंट का पर्पस क्या है, उसका इंटेंशन क्या है, उसका फिलॉसफी क्या है, सभी चीज़ प्रीएम्बल को पढ़ के समझ में आता है। ये तो जनरल डेफिनेशन हो गया। जहाँ तक संविधान, संविधान भी तो एक किताब है, संविधान भी एक किताब है, उसका भी एक प्रीएम्बल है। तो प्रीएम्बल में वही चीज़ रिफ्लेक्ट करेगा यहाँ पे भी कि संविधान में क्या प्रोविजंस है, संविधान का क्या फिलॉसफी है, संविधान का क्या इंटेंशन है, संविधान का क्या ऑब्जेक्टिव है, वो सब चीज़ को रिफ्लेक्ट करेगा। उसी को हम क्या कहेंगे, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है वो समरी है, वो एसेंस है, वो अंडरलाइनिंग फीचर्स है, प्रिंसिपल्स है, फिलॉसफी है। और इसलिए चूंकि प्रीएम्बल इतना इंपॉर्टेंट है, तो अलग अलग जो बड़े बड़े जो एक्सपर्ट है, पॉलिटिकल जो एक्सपर्ट्स हैं, लॉयर्स हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट के स्वयं जज है, उन्होंने प्रीएम्बल को लेकर बहुत अच्छा टिप्पणी किया है। एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हो कि के.एम. मुंशी, बहुत ही लीगल एक्सपर्ट है ना, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर भी रह चुके हैं। जब संविधान बन रहा था तो उस समय वो मेंबर स्वयं थे, के.एम. मुंशी। उन्होंने कहा कि ये प्रीएम्बल जो है ये पॉलिटिकल हॉरोस्कोप है, ठीक है, पॉलिटिकल है, यानी कि इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आगे का चीज़ बता देगा। ये पढ़ के आपको पता चले, जैसे भाग्य राशि समझते हो ना, राशिफल देखता है आदमी सुबह, उस हिसाब से काम करता है कई लोग, है ना, कि आपको पहले फ्यूचर का पता चल जाता है। इसलिए प्रीएम्बल पढ़ के आप आगे का जो पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स इसका वो आपको पता चल जाएगा संविधान का। ठाकुरदास भार्गवा वो कहते हैं कि ये जो प्रीएम्बल है ये क्या है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इनका आत्मा है, स्पिरिट है, इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है। यदि इसको हटा दोगे तो फिर कोई काम का नहीं है, क्योंकि जब बॉडी से सोल अलग हो जाए तो बॉडी कोई काम का नहीं, डेड हो जाएगा। उसी तरह संविधान से प्रीएम्बल निकाल दिया जाए तो फिर संविधान डेड हो जाएगा, ऐसा कुछ। और जो N.A. पालकीवाला, चीफ जस्टिस ऑफ दिस कंट्री, हाँ, बहुत बड़े जज, हाँ, बहुत लीगल एक्सपर्ट, उन्होंने कहा है कि ये जो प्रीएम्बल है वो आइडेंटिटी कार्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट ना। यानी कि देखो, अभी बच्चे लोग, तुम लोग आधार कार्ड दिखाते हो ना, आधार कार्ड से पता चलता है ना तुम कौन हो, कहाँ से आते हो।
पूरी तरह संविधान का आइडेंटिटी देखना है तो प्रीएम्बल को देखो, पता चल जाएगा प्रीएम्बल के अंदर क्या चीज़ है। तो प्रीएम्बल इज जस्ट लाइक आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज पर एन.के. पालकीवाला। और भी बहुत सारे एक्सपर्ट ने और अपने अपने ओपिनियन दिए हैं प्रीएम्बल को लेकर, जो कि आने वाले समय में देखोगे। तो देखते हैं प्रीएम्बल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, प्रीएम्बल, इसको पढ़ने का एक अलग ही आनंद है। और जितने भी एनसीईआरटी बुक है सभी में प्रीएम्बल कंपलसरी है। हाँ, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस का हो, कि कोई भी बुक प्रीएम्बल होगा एनसीईआरटी में। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और हम जानते हैं इस बात को भी कि शुरुआत में जो प्रीएम्बल बना था वो कुछ और था, और बाद में इंदिरा गांधी की इंटरवेंशन के वजह से 42nd जो अमेंडमेंट हुआ था, बताओ कौन से साल में 42nd अमेंडमेंट हुआ था? 1976, जब इमरजेंसी लगा हुआ था भारत में, नेशनल इमरजेंसी जब लगा हुआ था इंटरनल डिस्टर्बेंस के रूप में, जो कि बाद में निकाल दिया गया मोरारजी देसाई की सरकार में। इंटरनल जो डिस्टर्बेंस जो वर्ड है उसको हटा के आर्म्ड रेबिलियन को डाला गया, जो कि आने वाले समय में नेशनल इमरजेंसी में पढ़ोगे आने वाले चैप्टर में। खैर, हमें यहाँ ये समझना होगा कि प्रीएम्बल में क्या दिया गया। तो शुरुआत का जो प्रीएम्बल और अभी के प्रीएम्बल में अंतर दिखेगा तुम लोग को। तो देखो, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। क्या सिटीजन के लिए क्या सिक्योर कर रहे हैं? जस्टिस। किस तरह का जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। लिबर्टी, किस तरह का लिबर्टी? थॉट का, एक्सप्रेशन का, बिलीफ का, फेथ का, वर्शिप का। इक्वलिटी, किस तरह का? स्टेटस का, अपॉर्चुनिटी का। और ये वाला जो इक्वलिटी है सभी लोग में प्रमोट हो। फर्टर्निटी, किस लिए? ताकि इंडिविजुअल का डिग्निटी मेंटेन है, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। एट द सेम टाइम यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन का भी यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन भी मेंटेन रहे। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। तो ये अभी का तुमको प्रीएम्बल नजर आएगा। शुरुआत का प्रीएम्बल पढ़ते तो कुछ वर्ड को एमिट कर दो, कुछ वर्ड को ओमिट कर दो, हटा दो। कौन सा वर्ड को हटाओगे? सोशलिस्ट को हटाओ, सेकुलर को हटाओ और इंटीग्रिटी को हटा दो। तो शुरुआत का प्रीएम्बल है ये। इंदिरा गांधी के इंटरवेंशन की वजह से ये प्रीएम्बल बना है, जो कि तुम अभी स्क्रीन पे देख रहे हो। वही चीज़ छोटे छोटे लाइन में नीचे लिखा गया है, समझ गए? तो एक एक चीज़ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब क्या? कि हम स्वयं संविधान को बनाए हैं, हमसे ये देश बना है, और हम अपने नागरिक को ये सभी अधिकार देंगे। किस तरह की चीज़ देंगे नागरिक को? जस्टिस देंगे, लिबर्टी देंगे, इक्वलिटी देंगे, फ्रेटर्निटी देंगे, ताकि देश का जो अखंडता और संपूर्णता है वो भी मेंटेन रहे। तो इसलिए देखो, इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रीएम्बल, प्रीएम्बल का क्या क्या अंश होगा। तो प्रीएम्बल को हम लोग 4 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट समझेंगे सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, सोर्स ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड समझेंगे नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। थर्ड समझेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड फोर्थ समझेंगे डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट वन समझो, सोर्स ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बताओ संविधान को कहाँ से सोर्स मिला? पावर संविधान ने कहाँ से डिराइव किया था? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम ही लोग से पावर डिराइव करके संविधान बना है। यानी कि हम ही लोग अपने से ही पावर डिराइव करके संविधान को बनाए हैं। कि ये संविधान जो है हमारा रिफ्लेक्शन है, हमारा एस्पिरेशन का रिफ्लेक्शन है, वो समझे? तो प्रीएम्बल क्या करता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपना जो पावर डिराइव करता है किससे? वी द पीपल ऑफ इंडिया से, फर्स्ट वन। सेकेंड क्या है? किस तरह का इंडियन स्टेट का कल्पना किया गया है, किस तरह का इंडियन स्टेट का विजन रखा गया है इसमें, कि इंडियन स्टेट कैसा होना चाहिए? सॉवरेन होना चाहिए, सोशलिस्ट होना चाहिए, सेकुलर होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए और रिपब्लिक होना चाहिए। जितने भी वर्ड्स बोल रहे हैं बच्चे लोग, आने वाले समय में उसको डिटेल फॉर्म में देखेंगे हम लोग, ठीक है? इस तरह होना चाहिए। हाँ, शुरुआत में किस तरह का नेचर ऑफ इंडियन स्टेट के बारे में कल्पना किया गया होगा? सॉवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, क्योंकि ये जो सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड बाद में डाला गया है। थर्ड देखोगे, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? संविधान क्यों बनाया गया, किस मकसद से बनाया गया, किस इंटेंशन से बनाया गया? ताकि नागरिक को जस्टिस मिल सके, लिबर्टी मिल सके, इक्वलिटी मिल सके और फर्टर्निटी हो सके समाज में। फर्टर्निटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। रिसेंट टाइम में एडिटोरियल्स में फर्टर्निटी घूम रहा है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ओवर सेक्शन 6A ऑफ द इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955, जो कि हम अटैच कर देंगे इसमें। डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कब किस दिन हमने अडॉप्ट किया संविधान को? अच्छा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एडॉप्शन एंड इन्फोर्समेंट। एडॉप्शन का मतलब है स्वीकार करना, स्वीकार कर, जैसे बोलते हैं ना, बच्चे को एडॉप्ट कर लिया गया, मतलब स्वीकार कर लिया गया कि चलो मेरा है। तो स्वीकार तो हमने 26 नवंबर 1949 को ही स्वीकार कर लिया, इसलिए 26 नवंबर को हम लोग
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डे भी मनाते हैं भारत में। सही बात है कि नहीं है? मतलब लागू, इन्फोर्समेंट पूरी तरीके से लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी हमारे लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी दिन हम लोग पूर्ण स्वराज बनाए थे 1930 में, इफ आई एम करेक्ट। समझ गए? तो डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा? 26 नवंबर 1949 को। और उसी समय मेंबर सबका वो सिग्नेचर भी रहेगा कि इस दिन हमने क्या किया, अडॉप्ट किया। और हाँ, जिस दिन हमने अडॉप्ट किया उस दिन हमने बहुत सारे प्रोविजन को इन्फोर्स भी किया था, ऐसा नहीं कि नहीं किए थे उस दिन भी। उस समय भी देखो सिटीजनशिप वाला जो चीज़ था सेक्शन 6, सेक्शन 7 उसको लागू भी किया था बहुत सारे, जैसे इलेक्शन प्रोसेस का भी जो तौर तरीका है उस समय लागू कर दिए थे। वो पूरी तरीके से संविधान जो इन्फोर्स हुआ है, लागू हुआ है, वो 26 जनवरी 1950 को हुआ है। और ठीक एक दिन पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनकर तैयार हुआ है। हिस्ट्री ऑफ द प्रीएम्बल, हिस्ट्री क्या है? देखो आमतौर पे हमें लगता है कि प्रीएम्बल पहला पेज है ना, नॉर्मली बुक के डॉक्यूमेंट के हिसाब से देखोगे तो प्रीएम्बल को शुरू में लिखा जाए और उसके बाद बाकी किताब लिखा जाए, नहीं, एक नॉर्मल टेंडेंसी रहता है। हमारे इंडियन प्रीएम्बल के साथ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल का ऐसा नहीं है। शुरुआत में संविधान लिखा गया, संविधान को फर्स्ट रीडिंग हुआ, क्योंकि उसमें अभी डिबेट होगा, बहुत सारा डिस्कशंस होगा। फर्स्ट रीडिंग हुआ और उसके बाद प्रीएम्बल को अटैच किया गया है। तो थोड़ा स्टोरी डिफरेंट है यहाँ पे। देखो, इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट द प्रीएम्बल दो द कॉन्स्टिट्यूशन ओपन्स विथ इट वाज नॉट द फर्स्ट टू कम इन एग्जिस्टेंस। गजब बात है कि जब संविधान खोलते हैं तो सबसे पहले हम प्रीएम्बल ही देखते हैं, मगर प्रीएम्बल शुरू में नहीं लिखा गया, प्रीएम्बल शुरुआत में नहीं आया। ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे इंडियन प्रीएम्बल का। ये लास्ट पीस है जो तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बनाया था आफ्टर द फर्स्ट रीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहला रीडिंग होगा कि देखो संविधान में ये सब बन गया, हाँ, फर्स्ट रीडिंग होगा, फिर सेकंड रीडिंग होगा, बहुत सारा रीडिंग होगा, तब जाकर तय होगा कि संविधान ये होगा। मगर एक संविधान बन गया है, उसका फर्स्ट रीडिंग होने जा रहा है, फर्स्ट रीडिंग होने के बाद प्रीएम्बल बना, फिर अटैच हुआ उसमें। थोड़ा स्टोरी डिफरेंट है हमारा प्रीएम्बल का। ये लास्ट पीस ऑफ ड्राफ्टिंग एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली एट द एंड ऑफ द फर्स्ट रीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देख रहे हो ना किस हिसाब से डिफरेंट हो गया ये। एंड प्रीएम्बल इज बेस्ड ऑन द, सही बात है, प्रीएम्बल कहाँ से इन्फ्लुएंस्ड है? तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो नेहरू जी ने पास किया था उसी से है। और इसके लिए प्रपोजल, वही मोशंस पास किया गया था। मोशन का मतलब है बच्चे लोग प्रपोजल, कुछ करना चाहते हैं उसके लिए प्रपोजल, जहाँ पे मेंबर्स ने सहमति दे दिया तो पास हो गया, डेट्स कॉल्ड मोशन। समझे ना? लॉ बिल पास करने के लिए भी मोशन यूज़ किया जाता है, जो कि तुम लोग पार्लियामेंट चैप्टर में बढ़िया समझोगे। मोशन दैट प्रीएम्बल स्टैंड एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि प्रीएम्बल भारत का हिस्सा बनेगा। इसका जो प्रपोजल हुआ, इसका जो मोशन हुआ, कब हुआ था, कब अडॉप्ट किया गया था? नवंबर 2, 1946 को। मोशन बाद में, हाँ, बाद में वो बना, ठीक है, ये मोशन ही है, मोशन पास हो रहा है कि प्रीएम्बल जरूर भारत का संविधान का हिस्सा बनेगा। ये जो मोशन प्रपोजल जो पास हुआ था ये नवंबर 2, 1946 को हुआ था। अब बनने उसका हिस्सा बाद का विषय है। पर्पस क्या है बच्चे लोग जानते हो? पर्पस क्या है प्रीएम्बल का? तो प्रीएम्बल का जो पर्पस है, दो पर्पस है यहाँ पे। सबसे फर्स्ट पर्पस क्या है? इट टॉक्स अबाउट द सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आखिर संविधान बना कहाँ से, संविधान पावर कहाँ से डिराइव करता है। फर्स्ट ये है प्रीएम्बल का इंपॉर्टेंट पर्पस। और दूसरा क्या है कि क्या इसके अंदर बेसिक फिलॉसफी है, क्या इसके अंदर ऑब्जेक्टिव है, जो संविधान चाहता है अचीव करना, जो संविधान चाहता है कि किस तरह की चीज़ हम अचीव करें, वो चीज़ भी तुमको प्रीएम्बल के अंदर दिखेगा। एट द सेम टाइम प्रीएम्बल के अंदर तुमको ये भी दिखेगा कि आखिर संविधान पावर कहाँ से डिराइव कर रहा है, आखिर इसको पावर कहाँ से मिल रहा है। तो जानते हो पावर कहाँ से मिल रहा है? वही द पीपल ऑफ इंडिया, पॉपुलर सॉवरेनिटी, ठीक है। और संविधान किस तरह का देश बनाना चाहता है भारत को? सोशलिस्ट, सेकुलर, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, करेक्ट, 5 जो है, जो भी है। बताओ तो 5 क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताओ तो बच्चे लोग क्या है? फर्स्ट, हाँ, सोवन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, करेक्ट, याद होना चाहिए। और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद करो, ज़्यादा बेटर है। द प्रीएम्बल इन ब्रीफ एक्सप्लेन्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि प्रीएम्बल एक सिंपल टर्म्स में कहा जाए तो प्रीएम्बल क्या करता है? दो चीज़ को अचीव करना चाहता है। फर्स्ट क्या है कि किस तरह का गवर्नेंस सिस्टम होना चाहिए भारत में, गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, पॉलिटी किस तरह का होना चाहिए, गवर्नमेंट कैसा होना चाहिए और गवर्नमेंट किस तरह गवर्नेंस को लेकर चलना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 का क्या क्या आइडियाज़ इंडिपेंडेंट इंडिया में अचीव होना चाहिए। तो क्या क्या आइडियाज़ अचीव होना चाहिए? जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, करेक्ट।
और किस तरह गवर्नेंस होना चाहिए, सॉवरेन होना चाहिए, सोशलिस्ट होना चाहिए, सेकुलर होना चाहिए, समझ गए ना, रिपब्लिक होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, दोनों चीज आ जाएगा। इट इज बिकॉज ऑफ दिस, इसलिए कह सकते हो कि प्रियम्बल इतना कुछ आपको बता दे रहा है, पूरा भारत का संविधान को ही परोस दे रहा है, तो हम कह सकते हैं इसमें बोलने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। जैसे NK पालकीवाला ने कहा था कि यस, प्रियम्बल इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। समझ गए ना, तो प्रियम्बल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर फोकस होना चाहिए स्टूडेंट को, और किस एक्सपर्ट ने क्या कहा था ये भी ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, समझे ना। यहाँ पे देखो ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रियम्बल। तो अब यहाँ पे हम लोग एक एक विस्तार रूप में पढ़ेंगे। द ऑब्जेक्टिव विच आर लेड डाउन इन द प्रियम्बल, जो ऑब्जेक्टिव्स, दो ऑब्जेक्टिव है ना जी। पहला क्या है कि इंडियन स्टेट के लिए कैसा इंडियन स्टेट हो, डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडियन स्टेट, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। नंबर 2 क्या है, सिटीजन को क्या क्या प्रोविजंस मिलना चाहिए, जस्टिस, कैसा जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। नंबर बी देखो लिबर्टी, क्या चीज़ का लिबर्टी, थॉट का, एक्सप्रेशन का, बिलीफ का, फेथ का, एंड वर्शिप का, ठीक है। इक्वलिटी, क्या चीज़ का इक्वलिटी, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी का। फर्टर्निटी, क्या हो सकता है फर्टर्निटी से, ताकि डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल भी मेंटेन रहे, अश्योर रहे, और एट द सेम टाइम यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन भी क्या अश्योर हो, मेंटेन रहे। समझे, एक साथ पढ़ा जाए। फर्टर्निटी का, जो फर्टर्निटी के साथ देखते हो ना कितना कुछ जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे देखते हैं, तो फर्स्ट देखते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया। देखो it is the resolve of people that India must be constituted into a sovereign democratic republic। शुरुआत का, हाँ कहोगे सर सेकुलर और सोशलिस्ट क्या कर दिया, तो सेकुलर और सोशलिस्ट बाद में डाला गया, शुरुआत का मैं बता रहा हूँ। शुरुआत में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने जो बनाया था प्रियम्बल, यानी कि ये पीपल का रजामंदी है, पीपल का ये सहमति है कि भारत कैसा देश बने, सॉवरेन बने, डेमोक्रेटिक बने, रिपब्लिक एट द फर्स्ट, ठीक, शुरुआत में आज़ादी के बाद, और 2 चीज़ बाद में डाल दोगे। अभी यदि बोलना चाहते हो तो तुम सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड वहाँ पे अटैच कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रियम्बल, जो संविधान का जो प्रियम्बल है, उससे में क्या पता चलता है, इट क्लियर कि कितना सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल को लेके कितना हमारे जो फ्रेमर्स थे कितना इंपॉर्टेंस देते थे इस चीज़ को। हाँ, पॉपुलर सॉवरेनिटी होना चाहिए, पीपल से पावर डिराइव होना चाहिए। देयर आइडियाज रिसर्ट द सॉवरेनिटी एंड द पैरामाउंसी ऑफ द पीपल विल ओवर एवरीथिंग एल्स। यानी कि इसमें ये समझोगे बच्चे लोग कि जो हमारे फ्रेमर्स ने जो जिस तरह का प्रियम्बल बनाया है, इसमें साफ साफ झलकता है कि जो सबसे ऊपर जो है वो पीपल का एस्पिरेशन है, पीपल का विश है, पीपल का सॉवरेनिटी है, पॉपुलर सॉवरेनिटी है, बाकी सब चीज़ नीचे है। जो सबसे ऊंचा चीज़ है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, पॉपुलर सॉवरेनिटी है, पैरामाउंसी ऑफ पीपल है, बाकी सब चीज़ नीचे है। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि जो सॉवरेन डेमोक्रेसी, द आइडिया ऑफ रिपब्लिक इंडिकेट द रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, यानी कि जो हमारा डेमोक्रेसी, हमारा जो सॉवरेन डेमोक्रेसी है वो क्या होना चाहिए, रिपब्लिक होना चाहिए, यानी कि मोनार्क नहीं होना चाहिए। यहाँ चाहे प्रेसिडेंट का चुनाव हो, चाहे वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हो, चाहे PM का चुनाव हो, चाहे गवर्नर का चुनाव हो, जिसका भी चुनाव हो, ठीक है, तरीके से होना चाहिए, कोई आर्बिट्री नहीं होना चाहिए। हाँ, गवर्नर के चुनाव को लेकर तो बात उठता है अभी भी, वो विषय दूसरा है, उसको हटा दो साइड में। इट मीन्स द एब्सोल्यूट पावर, यानी कि पीपल के अंदर ही पावर है संविधान के द्वारा कि वो अपने ड्यूली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकता है, और उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खड़ा रहेगा, वो इलेक्शन करवाएगा, चाहे लोकसभा का इलेक्शन हो, चाहे विधानसभा का इलेक्शन हो। जब बात आएगा म्यूनिसिपैलिटी का, जब बात आएगा पंचायत का, तो फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन पिक्चर में आएगा। समझ गए ना, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पॉपुलर सॉवरेनिटी, पीपल से बड़ा कोई नहीं है। तो लेते हैं एक वर्ड को, लेते हैं सोशलिस्ट। अच्छा, इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी को चुना ना, दोनों ही बैलेंस करके। अब इसमें तुमको डायकोटोमी नजर भी आएगा। देखो यहाँ पे जो सोशलिस्ट वर्ड शुरुआत के संविधान में कहीं था ही नहीं, यानी कि शुरुआत के संविधान के प्रियम्बल में कहीं था ही नहीं। ये 42nd अमेंडमेंट 1976 करके, उस 42nd अमेंडमेंट करके 1976 में डाला गया संविधान में। बट हमारा जो सोशलिज्म वो डिफरेंट है। जो सोशलिज्म का जो इजाद हुआ है, ये कॉन्सेप्ट का, कार्ल मार्क्स का देखोगे, ये बहुत सारे फिलोसोफर जो आए हैं इस पर, ये बहुत सारे लोग जो काम किए, चाहे रसिया में काम किए हो, या क्यूबा में काम किए हो, या वियतनाम में हुआ हो, या चाइना में हुआ हो, अलग अलग सोशलिज्म है, उससे हम बहुत डिफरेंट है। तो वर्ड जो सोशलिज्म जो भारत में यूज़ किया जाता है वो इकोनॉमिक प्लानिंग के कॉन्टेक्स्ट में किया जाता है, समझे। इसका मतलब ये हुआ कि स्टेट के द्वारा कमिटमेंट की कोई भी इनइक्वलिटी समाज में ना रहे और रिमूव हो जाए, समाज में ऐसा इनइक्वलिटी ना रहे जिसमें से लोगों को दिक्कत हो आगे बढ़ने में। तो रिमूवल ऑफ इनइक्वलिटीज़ है ना,
इज अ एलिमेंट ऑफ सोशलिज्म इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। दूसरा क्या है कि कम से कम मिनिमम जो बेसिक्स नेसेसिटी मिलना चाहिए सभी नागरिकों को वो मिल सके। एट द सेम टाइम इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। महिला पुरुष दोनों को यदि काम करवा रहे हो, सेम काम करवा रहे हो, तो दोनों को ही पैसा बराबर मिलना चाहिए। और ये प्रोविजंस डीपीएसपी में डाला गया है। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया का जो सोशलिज्म है वो वेलफेयर स्टेट का कामना करता है। हाँ, इट इस्टैब्लिश द वेलफेयर स्टेट, और उसके लिए अलग से हम डीपीएसपी भी बनाए हुए हैं। समझ गए स्टूडेंट? तो यहाँ पे देखो वही चीज लिखा गया कि आर्टिकल, जब आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C को पढ़ोगे तो वहाँ पे भी यही चीज़ दिया गया कि सोशल एंड इकोनॉमिक लिबर्टीज ऑफ द पीपल, क्या क्या आज़ादी मिलना चाहिए। वहाँ पे भी सोशलिज्म का ही बात है। हम जानते हैं कि डीपीएसपी को हम 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। हाँ, 3 भाग में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं अपने समझ से। फर्स्ट क्या है तुम्हारा सोशलिज्म डीपीएसपी, सोशलिस्ट डीपीएसपी कह सकते हो, गांधीयन डीपीएसपी कह सकते हो, और एक तुम्हारा इंटेलेक्चुअल डीपीएसपी कह सकते हो, जो कि तुम लोग आने वाले समय में पढ़ोगे। डीपीएसपी ब्रॉडर वे में पढ़ोगे। और पार्ट किसका है? पार्ट 4 का आंसर है वो डीपीएसपी। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स है। अब पार्ट 4A क्या है तुम्हारा? फंडामेंटल ड्यूटी है। इसके लिए एक अलग से आर्टिकल जोड़ दिया गया था, दैट इज आर्टिकल 51A। जो वर्ड जो सोशलिज्म है, हाँ, हैज नो डेफिनेट मीनिंग इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में सोशलिज्म में कोई मीनिंग ही नहीं दिया गया है। बताओ, जनरली एक्चुअली ये वर्ड जो दिया भी गया है संविधान में वर्ड तो है सोशलिज्म, पर उसका मीनिंग नहीं दिया कि मीनिंग क्या है। हम लोग क्या समझते हैं इससे कि ये वर्ड का मतलब कि सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विच द, यानी कि ऐसा सरकार वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को या तो पूरा कंट्रोल करे या पार्सली कंट्रोल करे, ताकि इंडिया में वेलफेयर स्टेट मेंटेन हो सके, यानी कि इंडिया वेलफेयर स्टेट बन सके। यानी कि राज्य के पास इतना जरूर अधिकार है कि ताकि वो वेलफेयर स्टेट बना सके, चाहे वो पार्सली हाफ कंट्रोल करके या फिर फुल कंट्रोल करके। तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि फैक्ट्री कहाँ बनेगा, कितना बनेगा, सामान कहाँ प्रोड्यूस होगा, डेट इज कॉल्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इंडिया का सोशलिज्म जो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। देखो यहीं पे कंट्रास्ट हो जाएगा कि डेमोक्रेसी भी और सोशलिज्म भी दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर रहा है। इसलिए कई जो एक्सपर्ट है इस चीज़ का विरोध भी करते हैं कि जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ पर फिर सोशलिज्म कैसे होगा, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब सबको आज़ादी, सबको आगे बढ़ने का आज़ादी। समझ गए? तो यहाँ पे समझो, पहले बात को समझो कि इंडिया का जो सोशलिज्म है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, कम्युनिस्टिक सोशलिज्म नहीं है। और उसी के लिए प्रियम्बल में तुम देखोगे दोनों ही शब्द लिखा गया, सोशलिज्म भी और डेमोक्रेसी भी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यदि 5 वर्ड कॉन्ट्रास्ट पिक्चर प्रेजेंट करता है तो फिर एक साथ कैसे एग्जिस्ट हो सकता है स्टेट में। तो कहने का मतलब डेमोक्रेसी अपने जगह सही है, मत सोशलिज्म वाला डेमोक्रेसी, या फिर सोशलिज्म भी कैसा, डेमोक्रेसी वाला सोशलिज्म, इस तरह की चीज़। नॉर्मली जब सोशलिज्म का जिक्र होता है तो कम्युनिस्टिक वाला सोशलिज्म का बात होता है, मगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट। ये मार्क्स का भी ब्लेंड है, मार्क्स का आइडियाज, और गांधी जी का भी। तो गांधी जी का इसमें तुमको ज़्यादा ब्लेंडिंग नजर आएगा, गांधी जी का ज़्यादा तुमको यहाँ पे फिलोसॉफी नजर आएगा, क्योंकि कई बार सुप्रीम कोर्ट ने भी रिट्रेट किया है इस बात को। अब देखो यहाँ पे, तो इसलिए देखोगे जो सोशलिस्ट जो वर्ड है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, ये बहुत क्रिटिसाइज लोग करते हैं, बहुत सारे राइटर्स, लीगल एक्सपर्ट बोले दोनों साथ में कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। मगर फिर भी हम लोग देखो दोनों साथ में क्यों नहीं कोएग्जिस्ट करते, सवाल ये है। डेमोक्रेसी मतलब पूरा आज़ादी, जो करना है करो, मतलब उस रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो जाहिर सी बात है इंडिविजुअल का टैलेंट तो बहुत आगे निकल जाएगा, और पीछे जो है तुम्हारा जिसके पास रिसोर्सेज कम हो तो बहुत पीछे रह जाएगा। तो फिर सोशलिज्म कैसे अचीव होगा? सोशलिज्म का मतलब होता है कि जहाँ पे स्टेट आगे फुल कंटिन्यू कर दे और एक गरीब को अमीर भी बना सकता है, अमीर को गरीब भी बना सकता है, पूरा अधिकार है, स्टेट पूरा सर्वोपरि है कि स्टेट कुछ भी कर सकता है। दैट इज द कम्युनिस्टिक सोशलिज्म क्यों। बट इसमें क्या है कि तुम्हारा हमारे इंडिया में दोनों ही प्रॉफिट ब्लेंडिंग करने का बात है। अब इस चीज़ को लेकर क्रिटिसिज्म भी होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इंडियन सोशलिज्म वो वाला सोशलिज्म नहीं है जो कि बाहर सब कंट्री में रहता है। हमारा जो सोशलिज्म है मार्क्सिज्म और गांधी जी का जो फिलोसफी उस दोनों का ब्लेंड है, और हम चाहते हैं सोशलिज्म के द्वारा वेलफेयर स्टेट हम लोग बना सके अपने कंट्री में। वेलफेयर स्टेट ऐसा कि जो गरीब दुखिया है ना उसको आगे ले सके, प्रधानमंत्री जन धन योजना चला सके, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चला सके, समझ रहे हो ना, स्वच्छ भारत मिशन चला सके, गरीब लोग को टॉयलेट बने वहाँ पे, पीडीएस चला सके। देखो पीडीएस भी तो अपने आप में वेलफेयर स्टेट का वो करता है, इस्टेब्लिश करता है। तो चलाने क्या है, देखो डेमोक्रेसी भी है, पीडीएफ भी बिक रहा है, डेमोक्रेसी भी है, सरकारी स्कूल भी है, डेमोक्रेसी भी है, मिड डे मील भी है,
इट इज एग्जाम्पल ऑफ सोशलिज्म इन दिस कंट्री। तो बाय वेलफेयर स्टेट वी मीन टू प्रिवेंट, यानी कि वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या है कि एक्सप्लॉयटेशन नहीं होने देंगे, ना ही एक्सेस फ्री कंपटीशन होगा। हाँ समझे ना, एक्सेस फ्री कंपटीशन विदाउट डिस्ट्रॉइंग। हाँ एट द सेम टाइम इंडिविजुअल का जो इनिशिएटिव है, इंडिविजुअल का जो मेरिट है, इंडिविजुअल का जो स्टार्टअप वाला बुद्धि है, उसको भी मरने नहीं देना है हमें। हाँ भाई कमा के आप आगे बढ़ सकते हो, क्या दिक्कत है। एट द सेम टाइम जो अमीर आदमी उसका पैसा भी नहीं लेना है हमें। यदि हम ट्रू सेंस में सोशलिज्म का बात करें तो कोई अमीर ही नहीं बनना चाहिए। क्लासलेस सोसाइटी, कास्टलेस सोसाइटी, क्लासलेस और कास्टलेस दोनों सोसाइटी, बस समझे। अच्छा कास्टलेस वाला तो, कास्ट वाला प्रॉब्लम तो इंडिया में है, बाहर प्रॉब्लम क्लास वाला था, अमीर गरीब का। तो यदि इंडिया और बाहर का भी लेंगे तो जो प्योर जो सोशलिज्म वाला जो बात होगा तो क्या होगा, विदाउट क्लासलेस सोसाइटी, विदाउट कास्टलेस सोसाइटी। क्लासलेस भी नहीं, क्लासलेस होना चाहिए और कास्टलेस होना चाहिए। मैं ऐसा बात नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे क्लास हो सकता है, इंडिविजुअल मेरिट को मरने भी नहीं देना है, उसको भी आगे बढ़ने देना है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो सोशलिज्म है वो थोड़ा गांधीयन सोशलिज्म की तरफ ज़्यादा झुकाव है उसका, और सुप्रीम कोर्ट कई बार इस चीज़ को मुहर भी लगा चुकी है। समझ गए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखोगे तो अब बात करेंगे हम लोग सॉवरेनिटी का। फर्स्ट समझ गए सोशलिज्म के बारे में। हाँ यहीं से पूछता है सिविल सर्विस, छोटे छोटे मुद्दा उठा लेता है यहीं से हल्का सा। सॉवरेनिटी देखो सेकंड वर्ड, ये फॉरमोस्ट एलिमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे इंडियन इंडिपेंडेंट स्टेट के लिए। सही बात है ना, भारत आज़ाद हुआ कहाँ से पता चलता है, क्योंकि वी आर सॉवरेन पावर। इसका मतलब क्या है कि एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस। हाँ कॉमनवेल्थ मेंबर, कॉमनवेल्थ गेम्स का मेंबर हम बने, दैट डजंट मीन्स, है ना, कॉमनवेल्थ मेंबर्स बने जी, और उसका गेम होता है तो वहाँ पे भी मेंबर बनते हैं, वो दूसरा विषय है। कॉमनवेल्थ का हम मेंबर्स बने, इसका मतलब ये नहीं, पंडित नेहरू ने कहा था ना, इसका मतलब ये नहीं कि हमने अपने सॉवरेनिटी को आपके नीचे दिया, ऐसा तो नहीं। क्राउन का सॉवरेनिटी से तो नहीं चल रहे, यानी क्राउन अपना जो सॉवरेनिटी है वो अंडरमाइन तो नहीं किए हैं। हम अपना सॉवरेनिटी भी मेंटेन करेंगे और अपने फ्री विश से हम कॉमनवेल्थ का मेंबर बने हैं। तो इसका मतलब क्या, एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस, यानी कि गवर्नमेंट इंटरनली और एक्सटर्नली गवर्नमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। गवर्नमेंट अपने हिसाब से चलेगा, डोमेस्टिकली भी कोई कंट्रोल नहीं करेगा और इंटरनेशनली भी नहीं कर सकता है। कोई कंपेल नहीं कर सकता कि लॉ ऐसा बनाओ, ना बाहर से कर पाएगा ना अंदर से कर पाएगा। यानी कि इंडिया इज फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल, बाहर से कोई कंट्रोल नहीं है। हम अपना फॉरेन पॉलिसी, अपना लेजिस्लेशन अपने हिसाब से बना सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सॉवरेन स्टेट। समझ गए ना। और पावर कहाँ से ड्राइव करते हैं, विद द पीपल ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं सेकुलरिज्म। अच्छा सेकुलरिज्म भी तो शुरुआत के प्रीएम्बल में नहीं था, इस सेकुलरिज्म डाला गया, जानते हो विवाद अभी भी होता है सेकुलरिज्म वर्ड को लेके। तो 42nd अमेंडमेंट करके ही डाला गया। और इसके लिए देखो भले ही ये सब समझने वाली बात है। अच्छा सोशलिज्म भी तो सेम ही चीज़ है, भले ही सोशलिज्म को 42nd अमेंडमेंट करके डाला गया, मगर सोशलिज्म वाला चीज़ तो हमें दिख रहा है डीपीएसपी में, दिख रहा है। यदि नहीं भी डालते तो फिर भी डीपीएसपी में था वो चीज़। सिमिलरली सेकुलर वर्ड हमने डाला प्रीएम्बल में, इंदिरा गांधी के द्वारा डाला गया, मगर सेकुलर वाला जो फीचर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी प्रेजेंट है फंडामेंटल राइट्स में। आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 में पढ़ोगे बच्चे लोग, जहाँ पे ये कहा गया है, स्पष्ट रूप से बात रखा गया है कि हर रिलीजियस कम्युनिटी को अपना रिलीजन फॉलो करने का इजाज़त है, प्रोफेस करने का, प्रैक्टिस करने का अधिकार है। एट द सेम टाइम अपने रिलीजियस डिनोमिनेशन को भी मैनेज करने का अधिकार है। ठीक है, ये आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 में लिखा गया है, और ये फंडामेंटल राइट्स है, कोई छीन नहीं सकता ये। समझ गए ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तुमको पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म दिखेगा, जहाँ पे देखो कोई भी रिलीजन को, है ना, यानी कि स्टेट का अपना कोई भी रिलीजन नहीं होगा, सभी स्टेट, सब जितने भी रिलीजन होंगे सबको बराबर का सपोर्ट मिलेगा स्टेट के द्वारा। तो ऑल रिलीजन इन आवर कंट्री हैव द सेम स्टेटस एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। तो इसलिए भारत का जो सेकुलरिज्म है वो कहीं ना कहीं स्टेट को गॉड से अलग करता है। हाँ, जैसे कि देखो वहाँ पे क्या क्या वहाँ तो वेस्ट में डायरेक्ट सेपरेशन है, वहाँ पे चर्च यानी कि रिलीजन और स्टेट कोई रोल ही नहीं है, एक बहुत बड़ा लाइन है, तुम उधर रहो हम इधर रहेंगे। मगर इंडिया में ऐसा नहीं है, स्टेट हर रिलीजन को ही बराबर प्रमोट कर रही है। तो सेकुलरिज्म इंडिया में क्या है कि गॉड भी नहीं है स्टेट में एट द सेम टाइम, यानी कि स्टेट के अंदर गॉड वाला भी एलिमेंट नहीं है, एट द सेम टाइम डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं कर रहा है स्टेट। बात समझे। इसलिए हम कह सकते हैं एंड नो वन शैल बी डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ द रिलीजन। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इंडिया का जो सेकुलरिज्म है वो नॉट एंटी गॉड लाइक फ्रांस, लाइक यूरोपियन कंट्री। यूरोपियन कंट्री में क्या मतलब ही नहीं है भाई तुमको। तो इंडिया का जो सेकुलरिज्म है वो एंटी गॉड नहीं है। यहाँ देखो जो डिवोट है, यानी कि जो डिवोटी है, जो पूजते हैं, उनको भी वही ट्रीटमेंट मिलेगा। जो एग्नोस्टिक है, जो भगवान के एग्जिस्टेंस पे सवाल उठाते हैं,
लॉजिकल तर्क देते हैं उनको भी वही ट्रीटमेंट है, और जो एथियस्ट है बच्चे लोग, जो एथियस्ट है उनको भी वही ट्रीटमेंट। एथियस्ट मतलब क्या, जो भगवान को मानते ही नहीं है, भगवान के एग्जिस्टेंस को मानते नहीं, उसको भी वही ट्रीटमेंट मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया का सेक्युलरिज्म सच में ही पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, और इससे इजाज़त मिलता है कि सब टाइप के लोग इस कंट्री में रह सकते हैं। धर्म वाले भी लोग रह सकते हैं, और जो धर्म को नहीं मानते वो लोग भी रह सकते हैं बहुत अच्छे से इस कंट्री में। आगे देखो डेमोक्रेटिक देखो, तो हमारा डेमोक्रेटिक पॉलिटी है, जानते हो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है हमारा, डेमोक्रेटिक है कि नहीं है। उसी के लिए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना है। ये कहाँ से है, डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सोवेरेनिटी, यानी कि हम खुद अपने आप के ऊपर रूल करेंगे। पोजीशन ऑफ सुप्रीम पावर बाय द पीपल, पीपल के पास पावर है कि किस तरह कंट्री में रूल हो। तो हमने किसको चुना है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी को चुना कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को चुना है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को चुना है ना। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी और डायरेक्ट डेमोक्रेसी, हाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में अंतर है बच्चे लोग। हाँ, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं कि सभी जनता लोग बैठ जाएगा पार्लियामेंट में जाके, ऐसा नहीं है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब है कि वहाँ पे कुछ डिवाइसेस, वहाँ पे कुछ तौर तरीका है जिससे लोगों का जो इंटरफेरेंस है गवर्नेंस में कुछ ज़्यादा ही रहता है। जो इनडायरेक्ट जो इलेक्शंस, जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है उसमें हर लोग का इन्वॉल्वमेंट वैसा नहीं रहेगा, बस वो अपने प्रतिनिधि को चुन के भेजेंगे और प्रतिनिधि वाला अपना फैसला लेगा उसके बिहाफ में, जैसे इंडियन पार्लियामेंट में होता है, यानी कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में होता है। तो यहाँ पे समझो बच्चे लोग कि डेमोक्रेसी दो टाइप के हो सकते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो सकते हैं और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हो सकते हैं। जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी एग्जाम्पल स्विट्जरलैंड का दिया गया है, जहाँ पे पीपल खुद अपना पावर को एक्सरसाइज करते हैं, बट दैट डजंट मीन कि जितने भी जनता होंगे स्विट्जरलैंड में सब जाके इकट्ठा हो जाते होंगे पार्लियामेंट में, ऐसा नहीं है। बात समझे ना। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का फीचर्स होता है जो कि हम लोग आने वाले समय में देखेंगे इस लेक्चर में। जैसे एग्जाम्पल रेफरेंडम हो गया, हाँ इनिशिएटिव हो गया, प्लेबिसाइड हो गया, ये सब एग्जाम्पल्स है, रिकॉल हो गया, ये सब एग्जाम्पल्स है। हाँ, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो मेन कोर एलिमेंट है, जैसे रेफरेंडम हो गया, रिकॉल हो गया, इनिशिएटिव हो गया, प्लेबिसाइड हो गया, जो कि पढ़ोगे थोड़ी देर में। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी इस एलिमेंट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा टिका हुआ है, यानी कि बहुत सारा ये एलिमेंट बहुत यूज़ करता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसका मतलब ये नहीं कि इनडायरेक्ट जो डेमोक्रेसी वो यूज़ नहीं कर सकता, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी इस टूल को यूज़ कर सकता है। समझे ना। तो कैसे यूज़ करेगा थोड़ी देर में समझते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो यहाँ लिखा गया ना, 4 डिवाइसेस होते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी का, रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइड। जबकि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ऐसा नहीं है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या है कि पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनता है और उसको भेजता है और उसके बिहाफ में वो फैसला लेगा एंड मेक द लॉस। टाइप ऑफ डेमोक्रेसी ऑल्सो नोन एज, इसी तरह का जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी, यानी कि जो इनडायरेक्ट जो डेमोक्रेसी है वो भी 2 टाइप का हो सकता है, पार्लियामेंट्री सेटअप वाला भी हो सकता है या फिर प्रेसिडेंशियल वाला भी हो सकता है। अब भारत ने किसको चुना है, पार्लियामेंट्री। यहाँ पार्लियामेंट है, यहाँ पे जो सबसे सर्वोपरि है, सुप्रीम है, वो क्या है, पार्लियामेंट है। एट द सेम टाइम जुडिशरी सिस्टम का भी सुप्रीमेसी है, इंडिपेंडेंस है। दोनों का परफेक्ट बैलेंस किए हैं यूएस और यूके, दोनों का ही मॉडल हमने उठा के इसमें बहुत अच्छे से यूज़ किया है। ये फीचर्स में हम लोग पढ़े ही थे इस चीज़ को लेके। यहाँ पे देखोगे डेमोक्रेटिक, हाँ, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जहाँ पे एग्जीक्यूटिव मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर वाट एवर दे डू। जो भी पॉलिसी, जो भी एग्जीक्यूशन की है उसके लिए एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल बनना होगा, लेजिस्लेचर को बताना होगा। जो पार्लियामेंट में, लोकसभा में लोगों को बताना पड़ेगा। यदि ठीक से नहीं बताया, ठीक से अपने बात में नहीं, बहुमत साबित नहीं कर पाया, तो फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लग सकता है विद्यार्थी लोग। और जानते हो कि राइट फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू टिल नाउ ऐसा कई बार नो कॉन्फिडेंस मोशन लगा है जहाँ पे सरकार गिरा भी है। हाँ, तो जानते हो कि 90s के टाइम में बहुत सरकार गिरा है, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी का 13 दिन का सरकार हो, चाहे फिर 13 मंथ का सरकार हो, चाहे तुम्हारा बीपी सिंह का सरकार हो, चाहे चंद्रशेखर का सरकार हो, गिरा है नो कॉन्फिडेंस मोशन से। तो देखोगे यहाँ पे तो क्या फीचर्स है हमारे डेमोक्रेटिक, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, आर्टिकल 326 है ना, सभी को अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है सबको वोट देने का एक एज के बाद। अभी कितना एज है, 18 साल है। शुरुआत में कितना एज था आज़ादी के बाद, 21 साल था। इलेक्शन होगा, पीरियडिक इलेक्शन होगा, 5 साल में होगा नॉर्मली। यदि मान लो कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लग गया, किसी का बहुमत नहीं है, तो जल्दी भी इलेक्शन हो सकता है। समझ गए ना। रूल ऑफ लॉ सबसे ऊपर रहेगा। जुडिशरी इंडिपेंडेंस काम करेगा। मान लो कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव कुछ मनमानी कर रहा है तो जुडिशरी यहाँ बैठा हुआ है नल एंड वॉइड करने के लिए, समझे ना। और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा अनसर्टन ग्राउंड्स, वही RRSCP, ठीक है।
एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ द डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ द इंडियन पॉलिटी। तो ये सभी चीज़ क्या है तुम्हारा, ये सब एग्जाम्पल्स, ये सब रिफ्लेक्शन है कि यस भारत क्या है, डेमोक्रेटिक पॉलिटी के साथ आगे बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, पीरियडिक इलेक्शंस होते हैं, रूल ऑफ लॉ है और बहुत सारा चीज़। द टर्म डेमोक्रेटिक है यूज इन द प्रियम्बल में जो यूज़ किया केवल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के लिए यूज़ नहीं किया, क्योंकि हम जानते हैं कि डेमोक्रेसी के साथ सोशलिज्म भी ऐड है। सही बात है ना, डेमोक्रेसी के साथ सोशलिज्म भी ऐड है। जब सोशलिज्म का बात होगा तो फिर सोशल डेमोक्रेसी का बात होगा, फिर इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का बात होगा, क्योंकि जब हम पिरामिड बनाते हैं बच्चे लोग तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तभी अचीव होगा जब नीचे दो नोट पे, एक नोट पे इकोनॉमिक डेमोक्रेसी हो, एक नोट पे सोशल डेमोक्रेसी हो, तभी ऊपर नोट पे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी अचीव हो पाएगा। और वो चीज़ हम साथ में रखे हैं ना, डेमोक्रेसी से पहले सोशलिज्म रखे हैं, दोनों को बैलेंस होना पड़ेगा। और हाँ, जहाँ तक सवाल है, फंडामेंटल राइट्स रिफ्लेक्ट्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, डीपीएसपी रिफ्लेक्ट सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। अब यहाँ पे स्टेट अभी हम लोग बात करते हैं कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी का क्या क्या एलिमेंट्स हो सकता है, कितने टाइप्स हो सकते हैं। रेफरेंडम, रेफरेंडम का मतलब होता है लिटरली इसका मीनिंग जो है मतलब रिफर करना है। हाँ, रिफर करना मतलब किसी को देना, किसी को सौंपना, किसी ओपिनियन के मतलब ओपिनियन लेना। ये ऐसा डिवाइस है बच्चे लोग, एक तो पहले समझो कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में ज़्यादा यूज़ होता है। दैट डजंट मीन कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में यूज़ नहीं होगा। जैसे इंडिया ऐसा कंट्री में यूज़ नहीं होगा, इंडिया ऐसा कंट्री में भी यूज़ हो सकता है, समझे ना, इंडिया ऐसा कंट्री में भी यूज़ हो सकता है। जैसे यूके देखो, रिसेंट टाइम में रेफरेंडम हुआ था ना ब्रेक्जिट को लेके, तो यूके तो क्या है तुम्हारा, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, तो फिर भी तो वहाँ पर रेफरेंडम हुआ था ब्रेक्जिट को लेके, और 51% ने कहा था कि ब्रेक्जिट कर दीजिए, यानी कि यूके निकल जाइए यूरोपियन यूनियन से, तो वही में हुआ है, और इसकी वजह से कई सरकार भी गिरा है वहाँ पे यूके में। एनीवे यहाँ पे देखोगे रेफरेंडम का मतलब रिफर टू, ये डिवाइस है जहाँ पे पब्लिक ओपिनियन या पब्लिक के जजमेंट को लिया जाता है। अच्छा, किस रूप में लिया जाता है, जब कोई भी पार्लियामेंट वहाँ का यानी कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी का पार्लियामेंट ने कोई ऑर्डिनरी लॉ पास किया गया या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पास किया गया, तो उस पर लोग अपना वीटो पावर भी लगा सकते हैं कि ये ऑर्डिनरी लॉ ठीक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ठीक नहीं है, तो उसके लिए ओपिनियन गैदर किया जाता है। समझ गए ना, इट इज़ अ डिवाइस वेयर द पब्लिक ओपिनियन और वर्डिक्ट कैन बी असर्टेन बाय अ डायरेक्ट रेफरेंस टू द पीपल। पीपल का डायरेक्ट रेफरेंस से पता चलता है कि ये जो लेजिस्लेशन पास हुआ है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो पास हुआ वो सही है कि नहीं है। तो इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच द वर्डिक्ट ऑफ पीपल इज सॉट ऑन एनी ऑर्डिनरी और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पास्ड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। समझ गए ना, वही बोल रहे हैं बार बार। तो रेफरेंडम मतलब डिवाइस है जहाँ पे इलेक्टर के पास ये वीटो पावर है कि वो एक्ट के ऊपर वो भी कर सकता है, यानी कि एक एक्ट को बंद भी कर सकता है, एक्ट को लागू नहीं होने दे सकता है। और जबकि एक्ट पास करने का अधिकार लेजिस्लेटिव बॉडी को होता है, पार्लियामेंट को होता है, उसके बाद भी स्टॉप कर सकता है रेफरेंडम। तो कह सकते हो कि इसमें डायरेक्ट एस्पिरेशन ऑफ पीपल का चीज़ दिखता है कि पीपल क्या चाहता है उस बिल को लेकर, पीपल क्या चाहता है उस एक्ट को लेकर। इट गिव्स द पीपल को फाइनल पावर दिया जाता है और पीपल ही डिसाइड करते हैं कि इस लॉ का तकदीर क्या होगा, क्या यह लॉ इम्प्लीमेंट होगा या इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ये पूरा ऑथोरिटी किसको है, पीपल ऑफ दैट कंट्री। हाँ, रेफरेंडम और प्लेबिसाइड, ठीक है, लगभग सेम चीज़ दिखता है, सुनने में भी सेम ही लगता है, वह दोनों में अंतर है। प्लेबिसाइड में क्या होता है बच्चे लोग, किसी भी पॉलिसीज के ऊपर, यानी कि उसमें कोई एक्ट नहीं है, उसमें कोई लेजिस्लेशन नहीं है, ना ही उसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, उसमें क्या है, कोई भी पॉलिसी हो सकता है, कोई भी प्रोग्राम हो सकता है। और स्पेशली प्लेबिसाइड टेरिटोरियल डिस्प्यूट को लेकर ज़्यादा यूज़ किया जाता है। यहाँ पे देखोगे इनिशिएटिव, देखो इनिशिएटिव भी तुम्हारा सेकेंड मॉडर्न डिवाइस है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का। ये भी पॉजिटिव डिवाइस है जहाँ पे पीपल को अधिकार है कि वो शुरुआत कर सकता है लेजिस्लेशन बनाने का, या तो वो खुद ही शुरू करे या फिर जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, जो इनके जो लेजिस्लेटिव मेंबर्स हो, उसको कंपेल करे कि भाई तुम बनाओ हमारे बिहाफ में। तो ये इनिशिएटिव है, ये इनिशिएटिव मतलब क्या, शुरुआत करने का जो तरीका है। तो पीपल क्या कर सकते हैं, या तो खुद ही बिल सबमिट कर सकते हैं या डिमांड कर सकते हैं कि बनाओ तुम इस तरह का लॉ। तो लेजिस्लेचर क्या है, कंपलसरी, उसके बारे में फिर डिस्कशन होगा, डिबेट होगा, चर्चा होगा, उसके बाद उसका डिसीजन आएगा। अल्लाह है कि मैक्सिमम जनता बोल रहा है कि ये लॉ बनाना चाहिए तो बनाएगा फिर। तो सिंपल वर्ड में कहा जाए तो इनिशिएटिव क्या है कि राइट ऑफ द पीपल टू सबमिट बिल्स फॉर लेजिस्लेशन।